हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं पॉलिटी से रिलेटेड। और वीडियोस आपको हमारी कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना यहाँ पर 156 से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके साथ साझा किया जाता है। तो देखिए किसके साथ साझा किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए बात करें अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय अब हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। और देखिए इनके द्वारा जो है तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे पहले आती है हमारे पास SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है तो इसमें देने का प्रावधान है। एक आती है हमारे पास राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षा है, इस माध्यमिक शिक्षा पर जो है तो बढ़ावा दिया गया है इसके ऊपर RMSA के द्वारा। और बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि समग्र शिक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कला उत्सव, माध्यमिक शिक्षा योजना। ये किसके द्वारा है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, इनके द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती हैं। और अगर बात करें हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो प्रेजेंट में हेड है वो कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, आपको ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान इसके वर्तमान में हेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके साथ? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए के अकेले, ऑप्शन बी राज्यपाल के साथ विमर्श द्वारा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विमर्श द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा 157 का। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विमर्श द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विमर्श के द्वारा। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है तो शपथ दिलाई है। वर्तमान के आपको बता रहे हैं, जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? राजीव खन्ना जी हैं। और वे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के स्थान पर के 51 जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो प्रेजेंट के जो हमारे न्यायमूर्ति हैं वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो आएंगे हमारे संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। और ये किसका इन्होंने स्थान लिया है? तो देखिए इन्होंने स्थान लिया है DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। और कितने नंबर के ये न्यायाधीश बने हैं? तो 51 यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इतने नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर बात करें हम योग्यता की, तो योग्यता क्या क्या चाहिए भारत का न्यायाधीश बनने के लिए? तो भारत का वो सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए, और वह 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। फिर उसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। देखिए फिर राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, न्यायविद होना चाहिए। अगर नियुक्ति की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत की जाती है? तो 124 के खंड 2 के अंतर्गत जो है तो इसकी नियुक्ति की जाती है। देखिए प्रोटोकॉल के अनुसार क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश को CGI जो है तो नामित किया जाता है।
और वर्तमान में मैंने कौन से बताया आपको, तो संजीव खन्ना। और किसका स्थान लिया है, तो DY चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। कितने नंबर के हैं, तो 51 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है। संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य विधानसभाएं, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या फिर संसद का कोई भी सदन। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा 158 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है। ये विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए जो है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है, और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 79 में जो है तो संसद का इसमें वर्णन किया गया है। 79 में किसका वर्णन है, तो संसद का इसमें वर्णन है। और संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें जो है तो क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों का सदन कहा जाएगा। किसको, तो संसद को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव आयोजित करता है, तो देखिए निर्वाचन आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं। ऑप्शन सी है संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में जो है तो संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये जो निकाय है तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, फिर देश में राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन जो है तो करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर तो क्या आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संसद, राज्य सभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है तो चुनाव आयोजित ये करता है। देखिए, बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान के जो हमारे मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं वो कौन हैं, तो वो हैं श्री ज्ञानेश कुमार। ये आपको नोट रखनी है बात कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो कौन सा राज्य है ऐसा जहां पर एक भी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, असम, केरल, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जो है तो पंचायती राज संस्था नहीं है, या फिर कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जो है तो ये पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आता है नागालैंड आता है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, नागालैंड। बात करें अन्य राज्यों की, तो नागालैंड के साथ मेघालय भी आता है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज संस्था नहीं है। 3 राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। क्या कोई हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है? जी हाँ, हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर जो है तो पंचायती राज संस्था नहीं है। तो एकमात्र ऐसा है दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में भी क्या है तो पंचायती राज संस्था नहीं है। और ये कौन से आर्टिकल के अनुसार है कि देखिए, किस आर्टिकल के अनुसार भारत के राज्यों जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, और एकमात्र दिल्ली ऐसा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो है तो कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, तो आर्टिकल 243
243 के तहत जो है तो ये बात रखी गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है। तो 243M इसमें कहा गया है कि भारत के इन राज्यों में जैसे नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में कोई भी राज संस्था नहीं है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी ये संस्था नहीं है, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। ये बताया गया है अनुच्छेद 243 में। और देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 से लागू माना जाता है, और ये जो व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पर गांव स्तर पर या ग्राम स्तर पर सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। दूसरा आता है हमारा पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पर आता है। फिर तीसरा आता है जिला परिषद, ये जिला स्तर पर है। और देखिए, भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग कितनी जो है तो पंचायतें हैं? तो भारत में जो है तो लगभग 2,51,000 पंचायतें हैं। 2,51,000 जो है तो पंचायतें हैं यहाँ पर भारत में। अगर एचपी की बात की जाए तो एचपी में कितनी पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतों की संख्या आएगी 3,615। ये है हमारी एचपी की संख्या ग्राम पंचायतों की। और भारत की कितनी है? तो 2,51,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एक संविधानोत्तर और एवं अवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर यूपीएससी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। देखिए, बात करें अगर हम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की, तो कौन है वर्तमान सीईओ? तो ये आएंगे हमारे BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। और बात करें नीति आयोग के कितने स्तंभ हैं? तो देखिए, 7 स्तंभ हैं इसके नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं। तो उनमें क्या क्या है? एक तो है जनहितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण और सभी का समावेश, समानता, पारदर्शिता। ये जो है तो 7 स्तंभ है नीति आयोग के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में 25वां राज्य है। तो भारत में 25वां राज्य कौन है? यहाँ पर बताना है हमें। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो 25वां राज्य कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, गोवा। तो गोवा है 25वां राज्य। तो गोवा जो है तो 30 मई 1987 को बना था। डेट आपको याद रखनी है इसकी, 30 मई 1987 को ये बना था। और भारत के 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। देखिए, जो बात करें अगर 23वें राज्य की, तो 23वां राज्य कौन है? तो मिजोरम है। और बात करें अगर 24वें राज्य की, तो 24वां जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और हमारा हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट आता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हिमाचल के बारे में, कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो कितने नंबर का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 193, 194, 195 या फिर 196। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 193। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश हैं? तो 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद या फिर उधमपुर। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध है। तो कब से किया गया है ये? तो देखिए, ये किया गया है 2 अक्टूबर 2008 से। 2 अक्टूबर 2008 से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व नहीं है?
कौन सा जो है तो भारतीय संविधान का तत्व नहीं है, तो ऑप्शन दिए गए हैं कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य। तो देखिए इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य, कम्युनिस्ट स्टेट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा भारतीय संविधान का तत्व नहीं है, तो साम्यवादी राज्य इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान की तत्वों की बात की जाए तो भारतीय संविधान के यहाँ पर तत्व बताए गए हैं, तो तत्व कौन कौन से हैं। तो तत्व आएंगे हमारे पास जैसे कि मौलिक अधिकार आ गए, राजनीति के निर्देशक तत्व आ गए, मौलिक कर्तव्य हमारे आ गए, संघात्मक शासन प्रणाली आ गई, फिर संसदीय प्रणाली आ गई, स्वतंत्र न्यायपालिका आ गई, धर्मनिरपेक्षता आ गया। ये क्या है, भारतीय संविधान के तत्व हैं। लेकिन साम्यवादी जो राज्य है वो भारतीय संविधान का तत्व नहीं है, तो इसलिए जो है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या फिर ये सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित है। आप मुझे 10वीं अनुसूची बताएंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो साइंस के हैं, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो इनको भी देख लेते हैं हम कि देखिए डैश मिलाकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, तो क्या मिलाकर के, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है कौन सी एक सामरिक धातु कहलाती है, तो सामरिक धातु कौन सी कहलाती है। आप इनका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन से गन मेटल के संघटक हैं, कौन से गन मेटल के संघटक हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।